आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance constitute an electric dipole। देखिए इधर दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बीच के डिस्टेंस चलिए 2a मान लेते हैं, और ये है वेक्टर p यानी डाइपोल मोमेंट जिसको कहते हैं। दो चार्ज इक्वल और अपोजिट कुछ दूरी पर रख दो तो ये एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल पर नेट चार्ज देखिए कितना है, आप देख सकते हो नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल इक्वल टू 0, जितना प्लस उतना ही माइनस। आगे लिखिए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी वेक्टर p, लिख लो एक लाइन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge of a dipole and distance between two charges, यानी दोनों के बीच की दूरी और चार्ज का गुणा। तो देखो P की बात करें तो Q इंटू 2a, it is always ऐसे लिख लो आप, it is a vector quantity always directed from माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। इट्स यूनिट इज कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। चलिए अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो केस इसमें पढ़ने हैं। पहला है ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ये देखिए डाइपोल है, चलिए इसको मान लेते हैं माइनस क्यू और इसे मान लेते हैं प्लस क्यू, और ये सेंटर है जिसे हम O कह रहे हैं। ये दूरी है A, ये दूरी है A, और ये है वेक्टर P। इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, इसे कहते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन
मान लो ये पॉइंट है P, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी। सेंटर से वहाँ तक की दूरी है R, सेंटर से P तक की दूरी। अब ये बताइए, ये प्लस Q ये फील्ड बनाएगा। चलिए ये लिख देते हैं E1, और ये माइनस Q ये फील्ड बनाएगा E2। क्यों? रीज़न सुन लो। प्लस की फील्ड अवे, अब माइनस की फील्ड इनवर्ड। अब बताओ ये दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। चलिए E1 इसे नाम दे दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई, यहाँ से देखो डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R माइनस A इट्स होल स्क्वायर। अब लिखो ड्यू टू माइनस Q, तो नाम दे दिया हमने E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस A इट्स होल स्क्वायर। अब E1 और E2 देखो 180 डिग्री पर है, तो चलिए वेक्टर से जोड़ा जाए इन्हें। तो यहाँ लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इक्वल टू E1 माइनस E2। चलिए माइनस करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस A स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन ले लो, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। देखिए ब्रैकेट में क्या रह गया, R माइनस A स्क्वायर और R प्लस A स्क्वायर, ये ब्रैकेट। और सिंप्लीफाई कर लो, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। बताइए क्या बनेगा, R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करो इसे, तो अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाओ तो A प्लस B, यानी ये बनेगा 2R, और A माइनस B यानी 2A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और होल स्क्वायर, है ना। ये देखिए R माइनस A गुणे R प्लस A, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और होल स्क्वायर। अच्छा देखो Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2RP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये लीजिए फार्मूला बन गया, यहाँ लिख देना बिकॉज Q इंटू 2A इक्वल टू P। इसमें एक स्पेशल केस भी है, देखिए इफ R इज मच मच ग्रेटर देन A, या ऐसे लिखो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, माने डाइपोल छोटा है, यानी R इज ग्रेटर देन A। तो बताइए R बहुत बड़ा है A के तुलना में, तो A को छोड़ दो, तो E कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब आप इसे छोड़ दोगे तो R की पावर 4 और एक R कट गया, तो ये बनेगा 2P बाई R क्यूब। ये लीजिए फार्मूला छोटे डाइपोल में। एक बात और सुन लीजिए, E1 बड़ा है E2 छोटा है ना, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो रिजल्ट इधर आएगा,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर p की दिशा में है, तो यहाँ पर लिख लो E वेक्टर इज अलोंग p वेक्टर। E वेक्टर p वेक्टर की दिशा में होगा। आइए, ये तो हुआ पहला केस। अब हम पढ़ेंगे दूसरा केस जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दूसरा केस है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इसको समझा जाए। देखिए इधर ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है मिड पॉइंट, डिस्टेंस ए और ए। देखिए ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। बाइसेक्टर, चाहे इक्वेटोरियल लाइन बोलो चाहे अधूरी मान लेते हैं आर। और ये 90। चलिए ये पॉइंट ले लेते हैं जहाँ फील्ड चाहिए, वो है पी। पहले इसकी फील्ड बनाओ तो ये मिला दो और ये फील्ड बनेगी। देखिए इधर नाम दे देते हैं E1 और इसकी फील्ड बनेगी इधर, नाम दे देते हैं E2। अच्छा चलिए इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बनेगी और ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बनेगी। अच्छा ये थीटा तो ये पूरा आएगा 2 थीटा। अभी हम देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। क्यों बराबर है? चार्ज भी देखो सेम है और दूरी भी सेम है और फार्मूले में माइनस लेते नहीं है। अच्छा दो वेक्टर अगर बराबर हैं तो उनका रिजल्ट 20 से जाएगा, यानी इनका रिजल्ट ठीक 20 से जाएगा। तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा क्योंकि इंटीरियर का सम एक्सटीरियर होता है। अच्छा इसका कंपोनेंट कर लो इधर और इधर, इसका कंपोनेंट कर लो इधर और इधर। तो बताइए इसको कहोगे E1, क्या लिख दें? साइन थीटा। और इसको लिख दो E1 cos थीटा। इसी तरह इसको लिख दो E2 साइन थीटा और इसको लिख दो E2 cos थीटा। क्लियर है बात? अच्छा बताओ P वेक्टर ये बनेगा, ले जी वेक्टर P। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखो। सबसे पहले ड्यू टू प्लस Q, नाम रखा हमने E1, तो 1/4πε0 और Q/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि देखो रूट लगा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब लिखो ड्यू टू Q2 माइनस Q2, ये E2 और 1/4πε0 और Q/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों की फील्ड देखो सेम है क्योंकि चार्ज सेम है और दूरी भी सेम है। अब आप ये बताइए, ये और ये तो कट गए क्योंकि इक्वल हैं, E1 E2 बराबर हैं, तो ये कट गए और ये जुड़ गए। तो यहाँ लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसे हम E कह रहे हैं, तो हम लिखेंगे E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अच्छा बताइए E1 और E2 दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू 2 cos थीटा, क्योंकि कॉमन ले लो तो जुड़ के 2 cos थीटा हो जाए। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा देखो यहाँ से दिस बाई दैट, यानी ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 भी लगा है तो ये 2 हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू 2a तो P हो गया, तो P बाई और इसको ज़रा ऐड करो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 3/2, लीजिए फार्मूला बन गया, याद रखिएगा। अच्छा आगे लिख लो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल यानी आर ग्रेटर देन ए, तो ए को छोड़ दो तो बताओ क्या बनेगा ई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब। लीजिए पिछले रिजल्ट में यहाँ 2P आया था और यहाँ सिर्फ P है, इसका मतलब ये आधा है। और एक बात सुन लो, P वेक्टर के अपोजिट है ना ये देखिए थीटा और थीटा यानी ये और ये पैरेलल हैं, तो यहाँ लिख लो E वेक्टर इज पैरेलल एंड अपोजिट टू वेक्टर P। ये जरूर याद रखिएगा, वहाँ P के अलांग होता है फील्ड एक्सियल लाइन में और यहाँ अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये 2 केस हुए। आइए एक और केस देख लें इसमें, जनरल पॉइंट वाला, जिसे तीसरा केस कह सकते हो, जो कम पूछा जाता है लेकिन पढ़ लीजिए। तीसरा केस भी है एट ए जनरल पॉइंट, यानी न एक्सियल न इक्वेटोरियल, ठीक है ना, जनरल पॉइंट। अब देखो इधर ये है डाइपोल प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू और ये है देखो सेंटर मिड पॉइंट। अब हम यहाँ कोई पॉइंट लेंगे, ये लीजिए ये पॉइंट लिया हमने थीटा एंगल पर और ये है देखो वेक्टर P। अब इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, तो हम क्या करेंगे, P वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर देंगे। इसे कहिए P cos थीटा और इसे कहिए P sin थीटा और ये दूरी चलो R मान लेते। अच्छा बताइए P cos थीटा और P sin थीटा 2 डाइपोल बन गए। अब आप ओरिजिनल डाइपोल को भूल जाओ और इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन है और एक्सियल लाइन में फील्ड किधर बनती है, P की दिशा में, तो यानी ये फील्ड बनेगी ये फील्ड बनेगी, ये लो, इसे नाम देते हैं E1। और ये देखिए इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड पैरेलल एंड अपोजिट, तो ये फील्ड बनेगी, ये लो, इसे नाम दे दिया E2। अब इन्हें पैरेललोग्राम से जोड़ो, ये लो, तो ये आएगा इनका रिजल्ट जिसे मैंने कहा E और ये पूरा एंगल है 90 और चलिए इस एंगल को कह देते हैं अल्फा। पीछे लाओ इसे और इसे आगे बढ़ाओ, इस एंगल को हमने कहा बीटा और ये पॉइंट है P। अब अगर वो अल्फा है तो नो डाउट ये भी अल्फा हुआ। अब ये केस जो हम डील कर रहे हैं, ध्यान देना, एक शॉर्ट डाइपोल के लिए है, यानी आर ए के तुलना में जो ए है उसके तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। बताइए, ये लो ब्रैकेट लिख देते हैं। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा, P cos थीटा के कारण फील्ड। चलिए नाम रखा E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा बाई आर क्यूब। एक्सियल लाइन 2P बाई आर क्यूब, P की जगह P cos थीटा। आगे लिखो ड्यू टू P sin थीटा। चलिए E2 नाम रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज़ P sin थीटा अब बाई आर क्यूब, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे P बाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ P की जगह P sin थीटा। अच्छा, अब ये दोनों वेक्टर देखिए 90 पे जोड़ने हैं, तो हम आगे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जानते हो क्या आएगा? E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट। चलिए बताइए क्या मिलेगा जब इसे जोड़ोगे? तो जो कॉमन है पहले निकाल लो बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब देखो बाहर आएगा, और रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसमें से 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos इसके साथ मिला दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। लीजिए फार्मूला बन गया। अब अगर हम मान लीजिए स्पेशल केस लिखना चाहें, नंबर 1 ऑन एक्सियल लाइन या फॉर एक्सियल लाइन, बताइए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ये देखो थीटा अगर 0 कर दे तो पॉइंट P इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, और एक्सियल लाइन बोलेंगे तो थीटा की जगह 0 रख दो, तो देखो E कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 1 और 1 प्लस 3 यानी 4, 4 का रूट 2 यानी 2P बाई आर क्यूब। दूसरा केस लिख लो फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बताइए थीटा कितना लिख दोगे? 90 डिग्री, और जब cos 90 यहाँ रखोगे तो 0 हो गया। बताइए E कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब। ये देखिए वही रिजल्ट आ गया यहाँ से भी, तो ये जनरल पॉइंट के लिए है, यानी न एक्सियल का न इक्वेटोरियल। आइए थोड़ा इस एंगल की बातें कर लें, डायरेक्शन भी तो बतानी होगी कि E वेक्टर किस दिशा में है। आइए बात करते हैं। देखिए ये प्लस ये इक्वल टू ये है ना, तो यहाँ लिख लो क्लियरली अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा। यानी अगर हम ये एंगल बता दें, ये एंगल बता दें, तो ये P की दिशा से E की दिशा मिल जाएगी, यानी E वेक्टर P से कितने एंगल पे बने। अब आइए पहले अल्फा तो ढूंढ लें, तो ज़रा यहाँ से देखना tan अल्फा बराबर E2 बाई E1 है ना, E2 बाई E1। और ज़रा E2 और E1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो E2 कितना है यह भी सामने रखा है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P साइन थीटा अब बाई आर क्यूब। और देखिए E1 हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा बाई आर क्यूब। देखो काट पीट के क्या बनेगा, tan अल्फा बराबर आई थिंक 1/2 और tan थीटा बनेगा। लो, यानी इस फार्मूले से आप अल्फा ढूंढ लाओगे और फिर यहाँ रख देना तो बीटा मिल जाएगा। बढ़िया सवाल यहाँ भी बन जाते हैं, लेकिन पूछा कम जाता है। तो देखिए एक नोट लिख देते हैं,
मान लो हमसे कहा जाए कि ई वेक्टर पी वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। तो आप बताइए बीटा विल बी 90 डिग्री, और बीटा की जगह यहाँ 90 रख देते हैं, तो देयरफॉर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, और इस फार्मूले पे आ जाओ। तो जब हम इस फार्मूले पे आएंगे, देखिए हमें क्या मिलेगा। चलिए, tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू ये वाली रख दो, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर में हाफ tan थीटा। ये देखिए बन गया cot थीटा और हाफ tan थीटा। इसको बना दो 1/tan थीटा, और ये हो गया 1/2 tan थीटा। और tan थीटा इधर भेज दो तो 2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू √2, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। और थीटा फिगर याद करो क्या दिशा थी, यानी पी वेक्टर से थीटा एंगल पर लाइन हमने बनाया था OP, वो लाइन, यानी इस लाइन पे जो लाइन इतना एंगल बना रही पी से, उस लाइन के किसी पॉइंट पर ई वेक्टर पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा रिजल्ट है। आइए थोड़ा बिहेवियर की बात हो जाए, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा बिहेव करता है, उस पर टार्क लगता है कि फोर्स लगता है या दोनों लगते हैं, आइए हम उसकी बातें करें। तो हेडिंग डालो बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर। अच्छा, पहला केस है इसमें टार्क, टार्क ऑन ए डाइपोल, ये पहला केस है। आइए इसको समझा जाए। देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कह लो रिप्रेजेंटेशन है या कह लो सिंबल है। ये लीजिए, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। कैसे जानेंगे? पैरेलल लाइन विद इक्वल गैप, यानी ये गैप और ये गैप बराबर है और पैरेलल लाइन्स है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सिंबल है। एक डाइपोल चलिए हम यहाँ रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये लो, ये है -q और ये है +q, और ये एंगल चलिए थीटा मान लेते हैं और ये वेक्टर p कह देते हैं। बताइए थीटा किसके किसके बीच के एंगल हुआ? वेक्टर p और वेक्टर e के। आओ अलग अलग बात करें। बताइए q पर इसके कारण फोर्स ये लगेगा। चलिए क्या लिख दें? F बराबर QE, ये फोर्स आएगा। इस पर फोर्स लगेगा E के उल्टे, तो इस पर फोर्स ये लगेगा, यानी F बराबर -QE, ये लीजिए, ठीक है ना। ये फोर्स ऐसे लिख दो QE और ऐसे लिख दो -QE, बस। अच्छा चलो, ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देते हैं, ये 90। अच्छा बताइए ये दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 2a, और ये अगर थीटा है तो ये थीटा हुआ। बताइए इनके बीच की ये दूरी कितनी लिखोगे आप? नो डाउट 2a sin थीटा, ये दूरी, यानी दोनों फोर्स के बीच की
परपेंडिकुलर दूरी। आइए पहले हम बात कर लें। सबसे पहले लिखो फोर्स ऑन प्लस क्यू, तो ये कितना आएगा क्यू ई, और यहाँ लिख दो एलॉन्ग ई। अब लिखो फोर्स ऑन माइनस क्यू, माइनस क्यू ई, और ये आएगा अपोजिट टू ई। ये दोनों फोर्स देखिए इक्वल हैं और अपोजिट, तो नेट फोर्स 0। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इक्वल टू 0। ये लो 0, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट। अब यहाँ लिखो टू फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल, therefore they form a couple which produces a torque। इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स हो तो वो कपल बनाएंगे, पेयर यानी जोड़ा, और कपल टॉर्क देगा। तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या लिखा जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे अगली लाइन में टॉर्क ड्यू टू ए कपल, यानी टाउ। तो यहाँ लिख लो मैग्नीट्यूड, अच्छा है ऐसे लिख दो, आइदर फोर्स और गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी और कोई एक फोर्स का गुणा कर दो। आइए देखा जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू कोई एक फोर्स की वैल्यू तो कितनी हो गई क्यू ई, और देखो बीच की दूरी ये है यानी 2a साइन थीटा। अच्छा बताइए क्यू इंटू 2a पी हुआ ना, तो ये हो गया पी ई साइन थीटा। लीजिए फार्मूला बन गया। इन वेक्टर फॉर्म अगर इसे वेक्टर नोटेशन दें तो टाउ वेक्टर पी क्रॉस ई वेक्टर, ये लीजिए पी क्रॉस ई, ये देखिए पी वेक्टर ये और ई वेक्टर ये, और पी क्रॉस ई हाथ घुमाओ इनटू द बोर्ड, है ना। यानी टाउ इज डायरेक्टेड, टाउ इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसमें देखिए अगर हम थीटा 0 लें या 180 तो टार्क 0 आएगा, यानी दो सिचुएशन है जब टार्क नहीं लगेगा, और थीटा 90 लें तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, ये भी नोट करिएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्पेशल केस कह लो, स्पेशल केस या नोट कुछ भी लिख दो। नंबर 1 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, टाउ इक्वल टू 0। दूसरा स्पेशल केस है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बताइए टाउ इक्वल टू पी ई, है ना, और ब्रैकेट लिख देना मैक्सिमम। तो बातें यहाँ नोट कर लिया जाए। यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो उसमें टार्क तो लगता है और नेट फोर्स नहीं लगता है। तो इस बात को हम मेंशन करना चाहेंगे। आइए देखें, इसको नोट में लिख दो।
नंबर 1, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल experiences no, या ऐसे लिखो, ओनली ए टॉर्क एंड नो नेट फोर्स, therefore it undergoes only rotatory motion and no translatory motion। मतलब साफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डाइपोल पर 0 होता है और टार्क लगता है या टार्क होता है। तो टार्क घुमाने का काम करता है और नेट फोर्स चलाने का काम करता है। तो नेट फोर्स 0 है, तो इसलिए लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन होगा। दूसरा पॉइंट लिख लो, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल experiences a net force as well as a torque, therefore it undergoes translatory as well as rotatory motion, ये लो, यानी ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी लगता है, टॉर्क भी लगता है, इसलिए दोनों मोशन होंगे। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए दूसरा बिहेवियर देखें। ये तो पहला बिहेवियर था जिसमें हमने टॉर्क पढ़ा। दूसरा बिहेवियर है जिसमें हम वर्क की बात करेंगे, यानी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाए तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग डालिए नंबर 2, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल घुमाने में कितना काम करना पड़े। देखिए यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं? क्योंकि जो टार्क है वो वेरिएबल है, पी ई साइन थीटा, और जैसे जैसे घुमाओगे थीटा बढ़ेगा। तो जहाँ फोर्स या टार्क वेरिएबल होगा तो वर्क डन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने लिखा डी डब्ल्यू और टाउ की जगह पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, कुल वर्क अगर हमें ढूंढना हो तो पी ई साइन थीटा और डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक? चलिए थीटा 1 से थीटा 2 तक, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अच्छा बताओ, पी बाहर ई बाहर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाओ थीटा 1 से थीटा 2। कितना बन जाएगा? पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लीजिए फार्मूला, याद कर लीजिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आइए इसमें भी 2-1 बातें नोट कर लें। स्पेशल केसेस कह लो। स्पेशल केसेस, वर्क डन इन रिवर्सिंग, स्पेशल केस कह लो। अच्छा,
अच्छा है नोट कह लो, स्पेशल केस ना लिख के नोट लिख दो। वर्क डन इन रिवर्सिंग ए डाइपोल। रिवर्सिंग का मतलब 0 डिग्री से 180। क्या मतलब θ1 0 डिग्री और θ2 180 डिग्री, यानी बिल्कुल उलटना है। अगर डाइपोल ये रखा है तो ऐसे रख देना है। तो बताइए इस फार्मूले में आओ चले, PE और यहाँ cos 0 डिग्री और माइनस cos 180 डिग्री लो, जानते हो कितना आएगा 2PE, ये लीजिए। और तमाम फार्मूला किताब में होंगे, कोई नहीं पढ़ना, आप एक ही फार्मूला इसको याद कर लो, θ1 θ2 की वैल्यू रख देना। ये अक्सर पूछ लेता है पलटने में कितना, इसलिए मैंने इसको बता दिया। आइए तीसरा केस है एनर्जी का, तो हम तीसरे नंबर पर लिखते हैं नंबर 3 पे आओ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला चाहिए, तो यहाँ लिख लो एक लाइन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज 0 एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, its potential energy at an angle theta, थीटा एंगल पर कितनी होगी। अगर 90 पर 0 है तो थीटा पर कितनी होगी, तो हम इसे लिखेंगे, देखिए U बराबर dW, और जानते हो कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से लेकर थीटा तक। 90 पर 0 है तो ऐसा क्यों है, देखो इसको समझ लो। किसी की, ये हम जानते हो क्या लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। और एनर्जी यानी वर्क डन, या ये कह लो कि जो काम हम करेंगे वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी अगर 0 हो जाए तो जितना भी हम वर्क करेंगे वो उसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। इसलिए 90 डिग्री से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। अब जितना हम काम करेंगे वही इसकी एनर्जी हो जाएगी, इसलिए हम ये 90 से जा रहे हैं। तो देखिए 90 डिग्री टू थीटा, और इसका फार्मूला पढ़े थे आप, PE साइन थीटा और डी थीटा, यानी DW का मतलब टाउ इंटू डी थीटा। चलिए इसे बताइए, U कितना लिख दें, PE बाहर ले लो और माइनस cos थीटा, और लिमिट लगाओ 90 से थीटा तक की, तो कितना हो जाएगा ज़रा चेक करिए। ये थीटा रखोगे फिर 90, तो PE और माइनस cos थीटा और प्लस cos 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है, तो देखिए क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे U बराबर माइनस PE और cos थीटा। ये लीजिए फार्मूला, रट लीजिए। इसमें लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केसेस नंबर 1, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए 0 डिग्री रखिए, U बराबर माइनस PE आएगा, और जानते हो ये क्या है, मिनिमम। जब किसी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो लिख लो, दिस ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल करेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ध्यान देना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरे नंबर पे आओ, एट थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर रखें तो जानते हो U कितना हो जाएगा, P यानी प्लस का P U, और ये क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है। तो लिख लो, दिस ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल
corresponds to unstable equilibrium, unstable equilibrium, unstable equilibrium। दोनों कैसे ज़रूरी है, 0 डिग्री पर एनर्जी मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए स्टेबल है, और 180 डिग्री पर एनर्जी मैक्सिमम है यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसलिए अनस्टेबल है। और 90 डिग्री पे रख के देखो 0 है, जो हमने ऊपर लिखा था, शुरू में लिखा था ना कि 90 पे 0 है, cos 90 क्या होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर किसी सिस्टम की फाइनल एनर्जी ढूंढना हो तो इनिशियल एनर्जी उसकी 0 करते हैं, ठीक है ना। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें, ये 3 केस हो गए इसके, आइए कुछ सवाल कर लिया जाए। चलिए एग्जाम्पल, थ्री चार्जेस +q, -2q and +q are placed या located at 3 corners of an equilateral triangle of side L. Find magnitude of dipole moment of this system। ये हमारा सवाल है। देखिए इधर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए इस पे हम रख देते हैं +q चार्ज, और इस पे रख देते हैं -2q चार्ज, या यहाँ -2q रख दो, ठीक, और यहाँ पर +q रख दो। अच्छा देखिए, एक प्लस और एक माइनस मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं, तो इस -2q को 2 टुकड़ा कर दो, -q और -q, तो इसका एक -q और ये +q एक डाइपोल बनाएंगे, ये लीजिए वेक्टर p बनेगा, या कह लो p। और इसी तरह दूसरा -q और ये मिलकर एक और p बनाएंगे, ये लो, और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है यल। तो बताइए ये p कितना आएगा, q इंटू l, q इंटू 2a होता है ना, तो 2a की जगह तो ये, तो कुल मोमेंट कितना लिख दिया जाए बताइए। चलिए इसको हम P1 कह दें, इसको P2 कह दें, ठीक है ना। तो P1 = P2 = Q इंटू L, और टोटल डाइपोल मोमेंट कितना बना, टोटल डाइपोल मोमेंट यानी P बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60 डिग्री और अंडर रूट रख लो। ये QL ये लो बाहर ले लो, तो अंडर रूट में कितना बचेगा 1 + 1 + 2 cos 60। अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो बताइए कितना आ गया QL, और ये 1/2 और 2 कट गया तो √3 बच गया। लो आंसर, ठीक है ना, आसान। चलिए एक और सवाल देखा जाए।
अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 3 चार्जेस प्लस Q minus 2Q and plus Q are placed at points 0, 0, 0 नहीं 0A 0A 0, 0, 0 and A, 0, 0 respectively. The magnitude and direction of dipole moment of यह R, ये लो। पहला ऑप्शन है √2QA और along y डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन भी दी गई है। दूसरा ऑप्शन है √2QA along the line joining points 0, 0, 0 and A, A, 0। तीसरा ऑप्शन है Q into A along the line joining points 0, 0, 0 and A, A, 0। और चौथा ऑप्शन है √2QA along पॉजिटिव x एक्सिस। ये 4 ऑप्शन हैं। आइए इसको समझा जाए। देखिए 3 चार्ज यहाँ फिर से हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जहाँ जहाँ ये रखे गए हैं। तो आइए देखा जाए। चलिए इधर देखिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है ओरिजिन। जरा गौर करिए, देखिए प्लस Q रखा है 0A 0 यानी y एक्सिस पे, ये रखा है प्लस Q, ये है प्लस Q, ये है प्लस Q और 0A 0 यानी ये दूरी हो गई A, और ये रखा है प्लस Q, यहाँ रखा है -2Q, कहाँ 0, 0, 0 पर, और ये रखा है A, 0, 0 यानी ये दूरी A हो गई। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, -Q, तो ये -Q और ये +Q मिलकर एक डाइपोल बनाएंगे। चलिए इसका नाम रख देते हैं वेक्टर P। ये लो वेक्टर P, यहाँ A लिख देता हूँ, इसे वेक्टर P लिख देता हूँ। अच्छा चलिए इसको मैं P1 कह देता हूँ, इसे मैंने P1 कह दिया। इसी तरह देखो ये एक डाइपोल बनेगा और इसे मैंने P2 कह दिया। ठीक, ये लो। अब ये P1 और P2 की वैल्यू देखो बराबर है Q इंटू A। Q कोई चार्ज और बीच की दूरी। अच्छा, 2 बराबर वेक्टर का रिजल्ट बीचों बीच जाएगा। ये लो, यहाँ से जाएगा, ये आएगा वेक्टर P। बताइए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? A, 0।
तो वैल्यू ये हो गई नहीं, टोटल डाइपोल मोमेंट देखिए कितना बनेगा। नो डाउट P बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 है, तो 90 पे जोड़ो, इसको 90 पे जोड़ो, कितना आएगा QA इसका स्क्वायर, QA इसका स्क्वायर अंडर रूट, बताओ कितना आएगा QA या √2 ऑफ QA। और डायरेक्शन आप खुद ही देख लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के अलोंग, तो आप लिख सकते हो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 0, 0, एंड A,A,0 है ना आसान। IIT में भी आया है, नीट में भी आया है। आइए एक और क्वेश्चन देख लें। एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल, ध्यान देना शॉर्ट डाइपोल, इज E if the dipole is rotated through 90 degree about a perpendicular axis passing through its center, then the electric field at the same point will be। ये हमारा सवाल है। पहला ऑप्शन है 2E, दूसरा ऑप्शन है E, तीसरा ऑप्शन है E/2 और चौथा ऑप्शन है 4E। सवाल समझो, देखो ये डाइपोल है, वो भी छोटा डाइपोल, ये +Q और ये -Q और ये इसका सेंटर, ठीक है ना, ये लो। अच्छा, इसको ये इसकी एक्सियल लाइन है, अब दूर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए P। अब हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, ये लो, इसको घुमा दिया, ये लीजिए, -Q यहाँ आ गया और +Q यहाँ आ गया। कितना घुमाए हैं 90 डिग्री घुमाए ही से ये 90 हो गया। अब ये बताओ, पहले जो एक्सियल लाइन थी, अब इसी डाइपोल के लिए वो इक्वेटोरियल लाइन हो, तो यहाँ लिखो बिफोर रोटेटिंग द डाइपोल, घुमाने से पहले बताओ फील्ड E है तो 1/4πε0 2p/r³, ये लो। अब लिखो आफ्टर रोटेटिंग
द डाइपोल, डाइपोल को घुमाने के बाद बताइए ई डैश 1/4πε0 अब P/r3, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे फार्मूला ही है। ज़रा इसे देखिए और इसे देखिए, इसे इक्वेशन 2 कह लो, यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए ई डैश इज इक्वल टू E/2, ये लो आंसर E/2, ये सही है, क्योंकि जो पहले एक्सियल लाइन थी अब वही इक्वेटोरियल लाइन, अब दूरी वही है, आर वही है, और जहाँ 2P था अब वहाँ P हो गया, यानी आधी हो गई फील्ड। आया हुआ सवाल है। आइए एक और एग्जाम्पल देख लें। लिखो अगला एग्जाम्पल, 2 electric dipoles, 2 electric dipoles of moment P and 64P, यानी डाइपोल मोमेंट है उनके, आर प्लेस्ड in opposite directions on a line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be 0 at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment P is, ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 25/9 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 4/13 सेंटीमीटर। अब ज़रा समझो, एक डाइपोल ये रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट है क्या P, ठीक है ना। चलिए, और एक डाइपोल ये रखा है, ये लो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और इसका डाइपोल मोमेंट है 64P। और देखो सेंटर से सेंटर तक की दूरी नापी जाती है, ये दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहे हैं कि इनके बीच में कहीं पर फील्ड 0 है। चलिए यहाँ पर फील्ड 0 है, यानी ये है न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा बताओ, ये डाइपोल ये फील्ड बनाएगा, चलिए इसको कह दे E1। अब वो डाइपोल ये फील्ड बनाएगा, इसे हमने कहा E2, ये लो, ठीक है ना, ये लो, इसको ये कह दिया हमने। अब यहाँ से दूरी ना मांगे हो तो बताइए, प्लस यहाँ रख देते हैं, ये दूरी चलो हम x मान लेते हैं, ये लो, तो ये दूरी कितनी बन गई 25 - x। अब फार्मूला लगा दो, बताओ, बिकॉज E = 0 एट पॉइंट N,
तो फिर क्या लिखा जाए, देयरफॉर E1 बराबर E2 और 1/4πε0 अब P बाई कितना लिख दूँ x क्यूब, बल्कि 2p/x क्योंकि एक्सियल लाइन है। अब बराबर में 1/4πε0 2 × 64p डिवाइडेड बाई, गलत, 2 × 2p है ना, नहीं 2p/r³ और यहाँ पर बाई में 25 - x³। देखिए फार्मूला होता है 2p/r³, इसलिए मैंने 2 लगाया और ये 2p, ये पूरा ही p है। अच्छा चलो कैंसिल करो सब, देखो क्या बचेगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। आई थिंक 1/x³ और ये 64/25 - x³। चलो दोनों तरफ का क्यूब रूट कर देते हैं, तो क्या बचेगा बताइए, 1/x और ये बचेगा 4 है ना, 4 का क्यूब तो 4 और 25 - x, तिरछा गुणा करो 25 - x यानी 4x, x इधर ले जाओ, 25 बराबर 5x यानी x बराबर 5 सेंटीमीटर। लीजिए आंसर आ गया, है ना, बिल्कुल आसान। चलिए और एक आध सवाल देख लें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगला एग्जाम्पल देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड at an angle of 30 degree, angle of 30 degree with an electric field, with an electric field of 2 into 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter, 4 Newton meter. The charge on the dipole if dipole length is 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज, ये है देखिए सवाल। ऑप्शन है 7 माइक्रो कूलम, ऑप्शन है 8 मिली कूलम, ऑप्शन है 2 मिली कूलम, ऑप्शन है 5 मिली कूलम। अच्छा देखिए टॉर्क का केस है, तो बताइए टॉर्क का फार्मूला हमें आता है टाउ इजकल टू PE sin थीटा। ओके, टाउ कितना दिया है 4, P नहीं पता, E दिया है 2 × 10⁵ और इनटू में साइन 30 डिग्री। अच्छा बताइए साइन 30 डिग्री तो 1/2, तो ये 2 कट गया। बताइए P कितना आ गया, आई थिंक 4 और ये नीचे ले जाओ इंटू 10⁻⁻5, ये लो क्या आएगा कूलम मीटर। अब P क्या होता है Q × 2A,
बराबर में 4 इंटू 10⁻⁻5। तो Q इंटू ये पूरी दूरी है जो दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻ कितना लिख दूँ 2 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा चलो 2 से कट के 2 बचा और ये -3 हुआ, तो Q बराबर 2 इंटू 10⁻³ कूलाम, यानी 2 मिली कूलाम। -3 को मिली कहते हैं, है? यस, ये ऑप्शन है। लो, बिल्कुल सिंपल। एक और सवाल देख लो। अगला एग्जाम्पल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री इज W। फाइंड टॉर्क रिक्वायर्ड to hold the dipole at this position। ये हमारा सवाल है। देखिए 0 से 60 डिग्री तक घुमाने में W का फार्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो आओ वैल्यू रख लें PE cos 0 डिग्री माइनस cos कितना आएगा 60 डिग्री। यस, तो W कितना आ गया, आई थिंक PE और ये 1 माइनस हाफ, यानी W हो गया PE/2। चलो अब बताइए टॉर्क चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला PE और साइन थीटा होता है, तो टाउ बराबर PE और साइन कितना 60 डिग्री। क्यों? 0 से 60 तक ले गए, अब 60 पे उसे होल्ड करना है। दिस पोजीशन का मतलब जहाँ वो पहुँच गया है, इसलिए 60 रखा गया। बताइए टाउ बराबर PE और साइन 60 कितना होता है √3/2, और P/2 की जगह W रख दो तो कितना आ गया ये W√3। लो आंसर, है ना आसान, बहुत आसान। आइए एक और सवाल देख लें। अगला एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is placed in a uniform electric field E। चलिए ये लिख देते हैं, इज स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स SHM। ये सवाल है, आइए समझें। देखो ये डाइपोल है, ये लो -Q और +Q,
और ये सेंटर है इसका, ठीक है ना, ये है वेक्टर P, और ये मान लेते हैं, चलिए मास m मान लेते हैं दोनों चार्ज के, और बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, चलिए हम a और a मान लेते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये लगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। व्हाट इज दिस E। हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, चलिए हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ये लो ऐसे, यानी डाइपोल को हमने ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, कितना थीटा, और थीटा घुमा के छोड़ दिया। तो ये रोटेटरी एसएचएम का केस है, यानी इसमें टॉर्क लगेगा, अब वो टॉर्क इसे वापस लाएगा, तो बस रेस्टोरिंग टॉर्क ढूंढ लो। तो चलो बताओ रेस्टोरिंग टॉर्क कितना लिखा जाए। इसका तो हमें फार्मूला भी आता है, टाउ बराबर माइनस PE साइन थीटा। माइनस जानते हो क्यों लगाए हैं, रेस्टोरिंग, भाई हम इसे डिफ्लेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे तो वापस आएगा। अच्छा चलिए हम इसको लिख देते टाउ बराबर माइनस PE इंटू थीटा। क्यों, स्मॉल एंगल के लिए, थीटा छोटा है तभी तो ऐसे जब करेगा, साइन थीटा थीटा हुआ। अच्छा अब हम ढूंढेंगे क्या, एल्फा। एल्फा कैसे ढूंढें, टाउ बटे आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए बताइए क्या लिख दें हम इसको, एल्फा बराबर माइनस PE बाई आई अगुणे में थीटा। अब चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन के पास चलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, बताओ ओमेगा कितना हो गया, PE बाई आई और अंडर रूट। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू PE बाई आई अंडर रूट। यहाँ से t हमें मिल गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई PE। एक तो ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है, यहीं तक पूछ लेता है। अब आइए हम वैल्यू रख लें अगर आप चाहो तो, ये देखो वेयर आई बराबर, देखिए ये फ्री है, फ्री का मतलब पिवोटेड नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख दिया जाए, चलिए P अगर लिखने को कहा जाए तो Q इंटू 2A लिखोगे, और अगर I लिखने को कहा जाए तो m गुणे A स्क्वायर प्लस m गुणे A स्क्वायर, यानी ट्वाइस MA स्क्वायर, ये I लिख दो अगर ऐसा दिया हो तो, नहीं तो ये है ये, ठीक है ना। ये है डाइपोल। अब आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लें, ठीक है ना, और उसकी प्रॉपर्टी। लिखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड along which a positive unit charge would move if it is free to do so। एक पॉजिटिव चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो, तो जिस रास्ते पर वो चलेगा, बस फ्री होना चाहिए, पकड़ के नहीं चलाना, अपने आप चले, तो जिस रास्ते पर चलेगा वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। आओ समझें, अगर एक पॉजिटिव चार्ज की हमें फील्ड बनाना है, तो ये चार्ज है जिसकी फील्ड बनानी है, यानी चारों तरफ इसकी फील्ड है।
अब हमें एक चार्ज छोड़ना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दें। बताओ, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये देखिए ऐसे चलेगा। अगर वही पॉजिटिव हम यहाँ छोड़ दें तो ये ऐसे चलेगा। वही पॉजिटिव अगर हम यहाँ छोड़ दें तो ऐसे चलेगा, यहाँ छोड़ दें तो ऐसे चलेगा, यहाँ ऐसे चलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए। तो बताओ ये कैसी लाइन है? रेडियली आउटवर्ड। तो एक अकेला पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है तो उसकी लाइनें बनेंगी रेडियली आउटवर्ड, ये बनेगी। अच्छा सोचो, अगर अकेला माइनस चार्ज है, ये लो, अकेला माइनस चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे, जिसे चलाना है तो वो ऐसे चलेगा, अट्रैक्ट होगा। यहाँ छोड़ोगे तो ऐसे चलेगा, यहाँ छोड़ोगे तो ऐसे चलेगा, यहाँ छोड़ोगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए। तो ध्यान देना, सिंगल चार्ज है ये अकेला है, वो भी अकेला है। तो इसकी लाइन कैसी बनेगी? रेडियली इनवर्ड, है ना। अब आइए देखें, अगर एक डाइपोल रखा जाए, यानी प्लस माइनस दोनों इकट्ठा रखे जाएं, तो कैसी लाइन बनेगी? चलो ये मान लो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये लो। तो इसकी लाइन ये बनेगी, देखिए यहाँ कोई चार्ज रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। कर्व माने कर्व की फॉर्म में होगी ये लाइन, ऐसी बनेगी। ये लाइन बनेगी एक डाइपोल की अगर लाइन बनाए। इसी तरह से अगर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज रखें तो देखो लाइन ये बनेगी, ये लाइन बनेगी, रिपल्सन। ये लो, ये लाइन बनेगी, इस तरह से लाइन बनेगी। ये लो, क्लियर है ना, आराम से बना सकते हैं। अब आइए इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लें। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम प्लस क्यू एंड फिनिश एट माइनस क्यू। ध्यान देना, निकलती है ऐसा ना बोलिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन निकलती नहीं है, शुरू होती है। तो प्लस क्यू से शुरू, अब माइनस क्यू पे ख़त्म, एंटर नहीं करती, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर लाइन नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ an electric line of force gives the direction of electric field at that point। मतलब सुन लो, ये मान लो इलेक्ट्रिक लाइन है और इसे किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचो, ये लो, वो ई की दिशा देगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर intersect each other otherwise there will be two distinct
डायरेक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड at the point of intersection which is not possible या इम्पॉसिबल। देखो इनका कहना ये है कि अगर दो लाइनें काट जाएंगी, सपोज करो दो लाइनें काट गई, तो एक टेंजेंट ये बनेगा और एक टेंजेंट ये बनेगा, ये ई और ये ई और ये पॉइंट बी। एक पॉइंट पर एक फील्ड होती है, अगर दो लाइनें वहाँ काट गई तो दो दिशाएं, दो डायरेक्शन, तो एक फील्ड और दो डायरेक्शन, ऐसा तो वेक्टर नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन, इम्पॉसिबल। इसलिए दोनों लाइनें कभी नहीं काटती। नंबर 4 लिख दो। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती है, कभी नहीं, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि एन पोल से निकल के एस पोल पे एंटर करती है मैग्नेटिक लाइन, और ये प्लस क्यू से शुरू माइनस पे ख़त्म, अंदर नहीं होती। नंबर 5 पे आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज stronger where electric lines are closer and vice versa। यानी जहाँ लाइनें पास पास होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ लाइनें दूर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। जैसे ऐसे देखो, मान लो ये है लाइन, ये लो, तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ अगर हम E1 कहें, यहाँ E2 कहें, तो E1 ग्रेटर दैन E2, क्योंकि यहाँ लाइनें पास हैं तो E1 बड़ा है। E1 माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर वैल्यू, और यहाँ पर E2। ये है 5 प्रॉपर्टी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हमने निपटा दिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, ठीक है ना। थैंक यू।